दोस्त, क्या आप जानते हैं कि जो हमारा एम्पियर सर्क्यूटल लॉ है वो एंड्री मैरी एम्पियर ने दिया था 1826 में। ये इनका फोटो है, ये हमारे एंड्री मैरी एम्पियर जिन्होंने कि एम्पियर सर्क्यूटल लॉ दिया था। तो हम आज की वीडियो में यही डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज द स्टेटमेंट ऑफ एम्पियर सर्क्यूटल लॉ, यानी कि जो इन्होंने एम्पियर सर्क्यूटल लॉ दिया था उसमें क्या बोला था, क्या स्टेटमेंट दिया था। और साथ में ये भी देखेंगे प्रूफ ऑफ द एम्पियर लॉ इन द इनफाइनाइट लॉन्ग वायर। इनफाइनाइट लॉन्ग वायर के अंदर एम्पियर सर्क्यूटल लॉ का प्रूफ देखेंगे। ये एक तरीके से इनकी एप्लीकेशन है, एम्पियर सर्क्यूटल लॉ की एप्लीकेशन, ठीक है, इनफाइनाइट लॉन्ग वायर में। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। हेलो दोस्त, जय हिंद जय भारत। हम अपने इस चैनल पर फिजिक्स को पढ़ते हैं, सीखते हैं और समझते हैं। आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 12 का चैप्टर 4 का एक टॉपिक जिसका नाम है एम्पियर सर्क्यूटल लॉ। तो एम्पियर सर्क्यूटल लॉ क्या है तो समझेंगे। जैसे कि आपने गॉस लॉ पढ़ा था, आप लोगों को याद है आपने गॉस लॉ पढ़ा था। गॉस लॉ क्या था, एक तरीके से कूलम्ब लॉ का ही एक ऑल्टरनेट था। तो यहां पर वही बोला गया है, जस्ट एज गॉस लॉ इज एन ऑल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ इन द इलेक्ट्रोस्टैटिक। जैसे कि इलेक्ट्रोस्टैटिक में कूलम्स लॉ का ऑल्टरनेटिव था हमारा गॉस लॉ, सेम यहां पर एम्पियर सर्क्यूटल लॉ ऑल्टरनेटिव है बायोट सेवर्ट लॉ का इन द मैग्नेटोस्टैटिक। तो बात क्लियर है। तो थोड़ा सा इन्होंने रिलेट करने की कोशिश की है, यानी इतना तो आपको आइडिया हो गया। जैसे कूलम्स लॉ में फोर्स निकालने के लिए आप दो तरीके से कर सकते थे, या तो कूलम्स लॉ लगा सकते थे या आप गॉस लॉ लगा सकते थे। तो सेम इन्होंने यहां बोल दिया कि जैसे आपने बायोट सेवर्ट लॉ पढ़ा है ना कि मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करने के लिए, तो यहां ये लोग बोल रहे हैं कि आप बायोट सेवर्ट लॉ का एक ऑल्टरनेटिव यानी कि एम्पियर सर्क्यूटल लॉ को भी यूज कर सकते हो एज टू कैलकुलेट द मैग्नेटिक फील्ड। तो सवाल फिर से वही आता है कि सर है क्या एम्पियर सर्क्यूटल लॉ, तो वही समझेंगे। एम्पियर सर्क्यूटल लॉ गिव्स अ रिलेशनशिप, यानी एम्पियर सर्क्यूटल लॉ हमें एक रिलेशनशिप देता है बिटवीन द लाइन ऑफ इंटीग्रल ऑफ एन मैग्नेटिक फील्ड भी, यानी मैग्नेटिक फील्ड का लाइन इंटीग्रल। अब मैग्नेटिक फील्ड का लाइन इंटीग्रल क्या होता है, थोड़ा सा आइडिया देता हूं फिर आगे बढ़ेंगे। देखो, इंटीग्रेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड तो ये हो गया, ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ये हो गया। अब इसकी बात हो रही है लाइन इंटीग्रल, तो लाइन इंटीग्रल हो जाता है डीएल। जैसे आपने पढ़ा था सरफेस इंटीग्रल, याद हो तुम, सरफेस इंटीग्रल में क्या होता था, किसी चीज का इंटीग्रेशन होता था विद रेस्पेक्ट टू सरफेस, डीएस। तो याद आ गया, वहां सरफेस इंटीग्रल था तो डीएस, यहां लाइन इंटीग्रल है तो यानी एक लाइन पे। तो ये बात क्लियर हो गई। तो क्या बोला है, एम्पियर सर्क्यूटल लॉ गिव्स अ रिलेशनशिप बिटवीन द लाइन ऑफ इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बी एंड द टोटल करंट आई विच प्रोड्यूस्ड दिस फील्ड। यानी कि ये हमें एक रिलेशनशिप देगा, कौन, एम्पियर सर्क्यूटल लॉ। क्या रिलेशन देगा, ये रिलेशन देगा कि जो कि आपका करंट है, उस करंट की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है उसका लाइन इंटीग्रल के साथ रिलेशन। क्लियर है। वीडियो को पॉज करके नोट कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं। मैं फिर से बता रहा हूं भाई, नोटबुक और पेन लेके बैठा करो, मेरी वीडियो जब भी देखा करो प्रॉपर। मैं टाइम देता हूं हर बार, एक पूरी स्लाइड समझाने का, तो एक बार टाइम देता हूं, आराम से नोट कर लो, फिर आगे बढ़ेंगे, ठीक है। नोट करो, नोट कर लिया, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब आगे बात आती है कि भाई एम्पियर सर्क्यूटल लॉ। अब यहां थोड़ा सा मैंने डायग्राम से समझाने की कोशिश की। अब आपको पता है जब भी करंट फ्लो करता है, जब भी क्या करता है, करंट फ्लो करता है, तो उसके साथ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है। और आपके एम्पियर सर्क्यूटल लॉ ने भी यही बात बोली है कि भाई हम ना रिलेशन बता रहे हैं आपको किस किस के बीच में, मैग्नेटिक फील्ड और करंट के बीच में। तो पहले आपको ये तो पता हो कि मैग्नेटिक फील्ड कैसा प्रोड्यूस होता है करंट के फ्लो करने में। ध्यान से समझना, ये एक कंडक्टर है, आई करंट ऊपर जा रहा है। कैसा करंट ऊपर जा रहा है, आई करंट ऊपर जा रहा है। तो आई करंट ऊपर जा रहा है तो इसके आसपास जो इस कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स हैं, ये आपका है मैग्नेटिक फील्ड। ये क्या होगा, आपका मैग्नेटिक फील्ड। तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए। जैसे अगर 3D में देखने की कोशिश करो तो ये आपका करंट कैरिंग वायर है, इसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड, इसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड, इसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड बनता है, ठीक है। ये सेंटर है और कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स बनते जाते हैं। बात क्लियर है। तो अब इन्होंने एक और व्यू दिखाया है। देखो भाई, मैं फिर बोल रहा हूं, फिजिक्स के अंदर इमेजिनेशन जिसकी जितनी स्ट्रांग होगी, फिजिक्स उसका उतना ही स्ट्रांग होता जाएगा। फिजिक्स कुछ नहीं है, फिजिक्स टफ है ही नहीं। फिजिक्स टफ इसलिए होती है क्योंकि लोग इमेजिन नहीं कर पाते। अब देखो, इमेजिन कैसे करेंगे। अब ये तो आपने देखा फ्रंट से, जैसे ऐसे समझना, ये अपन का क्या है, पेन है या कंडक्टर है। कंडक्टर जब फ्रंट से देखा तो हमें ऐसा दिखेगा, और जो मैग्नेटिक फील्ड है ना वो ऐसे दिखेंगी, ठीक है। तो ये हो गया डायग्राम ये वाला, भैया फ्रंट से देख रहे हैं। कैसे देख रहे हैं, फ्रंट से। अब ये हमारा टॉप व्यू कैसा है,
टॉप व्यू। टॉप व्यू क्या होता है? टॉप व्यू के अंदर आप किसी भी चीज को ऊपर से देखते हो। टॉप व्यू क्या देखते हो? ऊपर से। यानी अब इसी कंडक्टर को सामने ना देखकर आप कैसे देखो? ऐसे देखो। तो टॉप व्यू देखोगे तो तुम्हें सिर्फ एक पॉइंट दिखाई देगा। खुद सोचो ना, जब पेन सामने तो क्या दिख रहा है? पूरी लेंथ। अब कोई इसको ऊपर से देख रहा है, यहां से, यानी यहां से देख रहा है, तो अब ऐसे देखेगा तो उसको क्या दिखेगा? सिर्फ ऊपर का पॉइंट दिखेगा, ये पॉइंट। तो ये ऊपर का विजन है। तो सोचो, जो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे थी, फिर ऐसे थी, फिर ऐसे थी और फिर ऐसे थी, तो जब ऊपर से देखेंगे तो क्या होगा? ये हमें डायग्राम दिखाई देगा, ये वाला। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन। ठीक है, और ये क्या है? पॉइंट। कंडक्टर क्यों नहीं बनाया? क्योंकि सिर्फ ये पॉइंट दिखेगा ना, सिर्फ आपको यही तो पॉइंट दिखेगा। क्लियर है? तो ये वाला पॉइंट ये रहा, और इसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड लाइन, मैग्नेटिक फील्ड लाइन ये रही। ठीक है, तो क्लियर है? तो टॉप व्यू आपको समझ में आ गया। टॉप व्यू क्या है आपका? जब आप उसी चीज को ऊपर से देख रहे हो। ठीक है, और आपका सामने से व्यू, ये आपका फ्रंट व्यू हो गया। तो फ्रंट व्यू, टॉप व्यू। क्लियर है? ठीक है, क्रॉस सेक्शनल व्यू अलग देखेंगे हम। अब आपको आगे समझाने की कोशिश करूंगा। ये बात क्लियर है ना? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब एम्पियर सर्कुलर लॉ स्टेट्स दैट, अब एम्पियर सर्कुलर लॉ क्या कहता है वो ध्यान से समझना। एम्पियर सर्कुलर लॉ स्टेट दैट द लाइन इंटीग्रल ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड बी, यानी एम्पियर सर्कुलर लॉ कहता है जो लाइन इंटीग्रल होगा मैग्नेटिक फील्ड बी वेक्टर अराउंड एनी क्लोज्ड सर्किट, किसी भी क्लोज सर्किट के अराउंड, इज इक्वल टू द म्यू नॉट, जो होता है परमिएबिलिटी कांस्टेंट, म्यू नॉट टाइम्स द टोटल करंट आई थ्रेडिंग और पासिंग थ्रू दिस क्लोज्ड सर्किट। यानी कि एम्पियर सर्कुलर लॉ ने स्टेटमेंट क्या दिया? ध्यान से समझो कि जो लाइन इंटीग्रल होगा, जो लाइन इंटीग्रल होगा किसका? मैग्नेटिक फील्ड का, अराउंड एनी क्लोज्ड सर्किट इज इक्वल टू, किसके इक्वल होगा? मैग्नेटिक फील्ड का लाइन इंटीग्रल किसके इक्वल होगा? म्यू नॉट टाइम्स ऑफ द टोटल करंट फ्लोइंग इन इट या पासिंग थ्रू इट, यानी म्यू नॉट टाइम्स ऑफ आई। तो ये वाली चीज मैथमेटिकली ऐसे आ गई, यानी आपका मैग्नेटिक फील्ड यानी कि बी, इसका लाइन इंटीग्रल यानी कि डीएल किसके इक्वल होगा? म्यू नॉट टाइम्स ऑफ द टोटल करंट पासिंग थ्रू द कंडक्टर। क्लियर है मेरे भाई? म्यू नॉट आई। आगे बढ़ते हैं। अब ये तो समझ आ गया कि इनका क्या स्टेटमेंट था। आगे ने बोला इन अ सिंप्लीफाइड फॉर्म, सिंप्लीफाइड फॉर्म में हम इसे क्या बोल सकते हैं? एम्पियर सर्कुलर लॉ स्टेट्स दैट इफ फील्ड बी इज डायरेक्टेड अलोंग द टेंजेंट टू एवरी पॉइंट, यानी जो मैग्नेटिक फील्ड है वो डायरेक्टेड है, किस तरफ डायरेक्टेड है? टेंजेंट टू एवरी पॉइंट ऑन द पेरीमीटर एल ऑफ अ क्लोज्ड कर्व एंड इट्स मैग्नीट्यूड इज कांस्टेंट अलोंग द कर्व, देन, यानी देखो क्या बोल रहा है, जैसे एक सर्कल है, ठीक है, ये कर्व हो गया, तो इन्होंने बोला एम्पियर सर्कुलर लॉ स्टेट्स दैट, आगे सुनना, इफ द फील्ड बी इज डायरेक्टेड अलोंग द टेंजेंट। अब तुम्हें पता है अगर कंडक्टर मेरा यहां पर है, अगर कंडक्टर मेरा यहां पर है तो क्या होगा? मैग्नेटिक फील्ड यहां बन रहा है, मेरा मैग्नेटिक फील्ड इधर बन रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये बोल रहे हैं किसी पॉइंट मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी भाई? टेंजेंट। यहां से जो टेंजेंट जाएगी, इस पॉइंट मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी? जो टेंजेंट जाएगी। इस फील्ड मैग्नेटिक फील्ड की पॉइंट क्या होगी? जो टेंजेंट जाएगी। यानी किसी भी पॉइंट पे जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी वो क्या होगी? इसकी टेंजेंट। ठीक है, एवरी पॉइंट ऑन द पेरीमीटर, भाई पेरीमीटर की बात हो रही है, ओके, किसी भी पॉइंट पर निकालो टेंजेंट, ठीक है, पेरीमीटर एल ऑफ अ क्लोज्ड कर्व, इस क्लोज्ड कर्व के पेरीमीटर पर है, एंड इट्स मैग्नीट्यूड इज कांस्टेंट, और इसका मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है। यानी यहां जो पॉइंट्स हैं जितने भी, उन पर जो मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा वो आपको क्या मिलेगा? कांस्टेंट मिलेगा अलोंग द कर्व, देन द क्लोज्ड कर्व एंड इट्स मैग्नीट्यूड इज कांस्टेंट अलोंग द कर्व, देन। अब आगे की बात क्या है वो देखते हैं। अब आगे हमसे बोला है कि बी एल इक्वल टू म्यू नॉट आई, बी एल इक्वल टू म्यू नॉट आई, कैसे बोल दिया ये वाली बात? बी एल इक्वल टू, देखो हमारा क्या था? लाइन इंटीग्रल ऑफ बी डॉट डी एल इक्वल टू म्यू नॉट आई बोला था। अब इन्होंने बोल दिया जब भाई आपको पता है कि टोटल करंट, जो टोटल करंट है वो कितना? आई है, म्यू नॉट आपका कांस्टेंट है। अब बी जो है मैग्नेटिक फील्ड, वो तो बोल दिया कांस्टेंट है, किसी भी कर्व के अंदर किसी भी पॉइंट पर निकाल लो, मैग्नेटिक फील्ड क्या? कांस्टेंट, तो बी तो बाहर आ गया। अब इंटीग्रेशन ऑफ डीएल, इंटीग्रेशन ऑफ डीएल क्या हो जाएगा भाई? जो इसकी टोटल लेंथ है, और टोटल लेंथ क्या मानी है? एल, तो इंटीग्रेशन बी एल इक्वल टू म्यू नॉट आई बोल सकते हैं, बी एल इक्वल टू म्यू नॉट आई। लेकिन बी एल इक्वल टू म्यू नॉट आई हम कब बोल सकते हैं? जब हमारा मैग्नेटिक फील्ड हर पॉइंट पे एक तो कांस्टेंट है, जो कर्व बनाया है उस पर कांस्टेंट है ये बी, ठीक है, तभी हम बोल सकते हैं। क्लियर है? तो इन्होंने एम्पियर सर्कुलर लॉ को स्टेटमेंट बता दिया कि जब भी आपका कोई भी क्या होगा? मैग्नेटिक फील्ड होगा, फिर से पढ़ लो,
एम्पियर सर्कुलर लॉ स्टेट्स दैट इफ द फील्ड बी वेक्टर इज डायरेक्टेड अलोंग द टेंजेंट, अगर मैग्नेटिक फील्ड टेंजेंट के अलोंग है किसी भी पॉइंट पर पेरीमीटर के और क्लोज कर और उसका मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है, तो उसको हम क्या बोल सकते हैं, बी एल, क्योंकि डी एल बन गया बी एल इक्वल टू म्यू नॉट आई। क्लियर है मेरे भाई? यहां तक वीडियो पॉज करो, नोट डाउन करना, नोट कर लो, फिर आगे बढ़ेंगे। नोट कर लिया? ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अब हमसे बोला गया है कि वियर आई इज द नेट करंट, जो इसमें आई है वो आपका क्या है, नेट करंट यानी टोटल करंट है, इनक्लोज्ड बाय द क्लोज्ड सर्किट, यानी कि जो क्लोज्ड सर्किट के अंदर था, द क्लोज्ड सर्किट, द क्लोज्ड कर्व इज कॉल्ड एम्पियर लूप। जो क्लोज्ड सर्किट बोल रहे हैं हम, यानी इसी को हम क्या बोल सकते हैं, एम्पियर लूप भी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? एम्पियर लूप या एम्पीरियन लूप। ठीक है, एम्पीरियन लूप विच इज अ ज्योमेट्रिकल एंटिटी एंड नॉट अ रियल वायर लूप। यानी इन्होंने ये भी बोल दिया जो एम्पीरियन लूप जो हमने बनाया है वो कोई रियल में नहीं है, वो सिर्फ हमने कॉन्सेप्ट समझने के लिए बनाया है। किसको? एम्पियर सर्कुलर लॉ को समझने के लिए। यहां तक बिल्कुल अच्छे से क्लियर है गो? मतलब हो गया? ठीक है, आगे बढ़े। एक्चुअली क्या होता है ना, मैं आपको एक बात बताता हूँ। जैसे मतलब अब जैसे आपका बचपन जहाँ भी आप पैदा हुए हो, जैसे कह सकते हो जहाँ भी आपका बचपन निकला है, तो आप वहाँ की एक लैंग्वेज सीखते हो। जैसे मैं जहाँ का भी हूँ, अब हम लोग टूंडला से हैं, तो हमारा होम टाउन टूंडला है, तो क्या है वहाँ पे, अब वहीं पले बड़े हैं हम लोग। ठीक है भाई, तो होता क्या है कि आप उसी लैंग्वेज में पलते बढ़ते हो, तो आपकी वो लैंग्वेज कहीं ना कहीं अंदर रह जाती है। जैसे मैं आपको एक बात बताता हूँ, कभी कभी क्या होता है कि जैसे मान लो मेरी माता जी का कॉल आया, ठीक है, तो माता जी का कॉल आया और मैं मान लो क्लास ले रहा हूँ, तो कभी कभी नहीं देख पाता मैं कि किसका फ़ोन है, मैं ऐसे सीधा उठा लेता हूँ, हेलो यस बोलिए, तो उधर से आता है, कौन? हमने अपने बेटे को फ़ोन मिलाया है, वो नोएडा रहता है। मतलब पहचान नहीं पाती। ठीक है, तो अब मतलब रॉन्ग नंबर है। अब होता क्या है, कभी कभी फ़ोन आया, मैं उठाया, हेलो, हाँ राम राम, क्या कह रही, ठीक हो, हाँ सिग्नल मिल गया। मतलब सिग्नल मैच कर गया, अब पहचान जाएंगी। तो वही है कि यार जो चीज़ हमने वहाँ बचपन से सीखी है उसे बदल नहीं सकते ना। अब वही है कि यार कोई यूएस में पैदा होगा तो भले उसे मैथ फिजिक्स में कुछ भी नहीं आता हो, लेकिन इंग्लिश बढ़िया बोलेगा। अब वही वहाँ से हम पले बढ़े, वो तो बाद में कॉलेज स्कूल में जाके हम लोग ऐसे बात करने लगे, वरना तो यार घर पे तो हमारी एक अलग ही लैंग्वेज से शुरुआत हुई थी। ठीक है, तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं अपने टॉपिक पे। तो याद क्लियर हो गया आपको कि एम्पियरियन लूप क्या है? ठीक है, एम्पियरियन लूप हमारा एक तरीके से इमेजिनरी कर्व था जिसे हमने यूज किया था क्लोज करने के लिए। किसको? सर्किट को, ताकि वहां पे पता कर सकें कि टोटल मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब आगे हमारा आता है कि एम्पियर सर्कुलर लॉ एंड इट्स एप्लीकेशन टू इन्फिनिटली लॉन्ग स्ट्रेट वायर। यानी एम्पियर सर्कुलर लॉ की हेल्प से हमें इन्फिनिटली लॉन्ग वायर के अंदर मैग्नेटिक फील्ड निकालना होगा। निकालेंगे, चलो। कंसीडर अ इन्फिनिटली लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर कैरिंग अ करंट आई। यानी पहले कंसीडर करो इन्फिनिटली लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर है। ठीक है, इन्फिनिटली लॉन्ग स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर है जिसके अंदर आई करंट फ्लो कर रहा है। ओके, अब आगे बोला है फ्रॉम बायोट-सेवर्ट लॉ। बायोट-सेवर्ट लॉ तो पढ़ा था। बायोट-सेवर्ट लॉ क्या कहता है कि द मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड बी वेक्टर ड्यू टू द करंट कैरिंग कंडक्टर। यानी इस करंट कैरिंग कंडक्टर की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होगा बायोट-सेवर्ट लॉ के अकॉर्डिंग वो कितना होगा, डिस्टेंस आर पर, किसी भी डिस्टेंस आर पर कितना होगा, बी इक्वल टू म्यू नॉट आई 2πr होगा, यानी डिस्टेंस पॉइंट पी पे। ये वाली बात किसने बोली थी? बायोट-सेवर्ट लॉ में बताई गई थी। यानी बायोट-सेवर्ट लॉ में बोला गया था कि किसी भी पॉइंट पी पर जो आपका मैग्नेटिक फील्ड होगा, जो आपका मैग्नेटिक फील्ड होगा आर डिस्टेंस पर, वो कितना होगा, म्यू नॉट आई अपॉन 2πr। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। अब बात आती है द फील्ड बी वेक्टर इज डायरेक्टेड अलोंग द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल ऑफ द रेडियस आर विद द वायर एज सेंटर। यानी कहने का मतलब है कि ये आपने करंट कैरिंग वायर बना दिया, इसके आसपास क्या बना दिया आपने, कोई भी डिस्टेंस आर पे मैग्नेटिक फील्ड ले लिया। ठीक है, पॉइंट पी पे आपने क्या ले लिया मेरे भाई, मैग्नेटिक फील्ड ले लिया। अब जब पॉइंट पी पे मैग्नेटिक फील्ड लिया, इसका डायरेक्शन किधर होगा, टेंजेंट के अलोंग होगा कि नहीं होगा? तो वही बोला है कि द मैग्नीट्यूड ऑफ द फील्ड बोथ द फील्ड बी वेक्टर डायरेक्टेड अलोंग द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल ऑफ द रेडियस आर विद द वायर एज सेंटर। यानी इसके सर्कमफ्रेंस के अलोंग होगा, किसी भी पॉइंट पे आओगे सर्कमफ्रेंस के अलोंग होगा, जो इसका सर्कमफ्रेंस चल रहा है। ठीक है,
द मैग्नीट्यूड ऑफ द फील्ड बी इज सेम फॉर ऑल पॉइंट ऑन द सर्कल। और साथ ही ये बोला है कि जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो सेम होगा ऑल पॉइंट ऑफ द सर्कल। क्यों होगा? क्योंकि अभी तो पढ़ा बायो-सावर्ट लॉ ने, क्या बोला था, बी इक्वल्स टू म्यू नॉट आई अपॉन बी इक्वल्स टू म्यू नॉट आई अपॉन कितना बोला है, ये रहा 2 पाई आर। तो देखो 2 कांस्टेंट, पाई कांस्टेंट, बी किस पे डिपेंड कर रहा है, हमारा आर पे डिपेंड कर रहा है। अगर मैं यहां पर सेम रेडियस के वो बनाऊं, सेम रेडियस में सारे पॉइंट हो, तो क्या मेरा मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट नहीं होगा? तो वही बात बोली है कि मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, सेम होगा सारे पॉइंट्स पे। ठीक है भाई। टू इवेल्युएट द लाइन इंटीग्रल ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड भी अलोंग द सर्कल, यानी इस सर्कल के अलोंग अगर आप लाइन इंटीग्रल निकालना चाहते हो मैग्नेटिक फील्ड का, वी कंसीडर अ स्मॉल करंट एलिमेंट डीएल अलोंग द सर्कल। हमने यहां पर एक करंट एलिमेंट ले लिया स्मॉल डीएल, ठीक है, स्मॉल ले लिया। आगे एट एवरी पॉइंट ऑन द सर्कल बोथ बी एंड डीएल टेंजेंशियल टू द सर्कल सो दैट द एंगल बिटवीन देम इज जीरो। यानी ये कह रहे हैं कि जो आपका करंट एलिमेंट है, वो और जो आपका मैग्नेटिक फील्ड है वो दोनों सेम डायरेक्शन में। कैसे? देखो ध्यान से समझना, अपन का ये भी इधर है और मैग्नेटिक फील्ड का पॉइंट भी इधर है, तो बी डॉट डी एल इसके बीच में अब एंगल कितना होता है, जब भी हम ये वाला फॉर्मूला लगाते हैं ए डॉट बी, अगर आपको याद हो ए डॉट बी क्या होता है, ए बी कॉस थीटा। ए डॉट बी क्या होता है मेरे भाई, ए बी कॉस थीटा। तो यहाँ पे कॉस थीटा क्या होता है जब भी डॉट प्रोडक्ट को खोलते हैं, एंगल बिटवीन द ए वेक्टर एंड द बी वेक्टर। तो वही बात बोली गई है, एट एवरी पॉइंट ऑन द सर्कल बोथ बी एंड डी एल आर टेंजेंशियल टू द सर्कल। ठीक है, सर्कल के टेंजेंशियल होंगे, सो दैट द एंगल बिटवीन देम इज जीरो। उनके बीच का एंगल कितना होगा, जीरो। किस किस के बीच का, मैग्नेटिक फील्ड और करंट एलिमेंट के बीच का। तो बी डॉट डी एल क्या हो जाएगा, म्यू नॉट आई के इक्वल। अब बात आती है कैसे लिख दिया मैंने, अब ध्यान से समझना। बी डॉट डी एल को क्या लिख सकता हूं मैं, बी डी एल कॉस थीटा। अभी मैंने क्या बोला, मैग्नेटिक फील्ड बी और जो डी एल है करंट एलिमेंट, इसके बीच में एंगल कितना है, जीरो। तो यहां पे मैं बी डी एल कॉस जीरो लिखूंगा, और कॉस जीरो आप जानते हो कितना होता है, कॉस जीरो क्या होता है, 1। तो कॉस जीरो की वैल्यू लगा दी 1, तो ये आ गया हमारा बी डी एल। कितना आ गया, बी डी एल। अब देखो ध्यान से, बी डी एल जब हमारा आ गया तो बी डॉट डी एल की वैल्यू आ गई। अब बी डी एल में बी की वैल्यू लगा दो। बी की वैल्यू क्या है, अभी हमने लिखी म्यू नॉट अपॉन 2 पाई आर। बी इक्वल टू, यहां लिख देता हूं, बी की वैल्यू लिखी म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर। लिखी कि नहीं लिखी? अब देखो साथ में कौन है, डीएल, साथ में कौन है, डीएल। अब डीएल क्या था, करंट एलिमेंट डीएल लिया छोटा सा हमने, ठीक है। अब डीएल हमारा छोटा सा करंट एलिमेंट, अगर इसको जोड़ते जाएंगे तो क्या मिल जाएगा हमें, जब हम इसे ऐड करते जाएंगे पूरे को, तो ऐड करते जाएंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्कल। और सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्कल हमारा क्या होता है, 2 पाई आर। तो वैल्यू पुट कर दो, कितना होता है, 2 पाई आर। ठीक है, 2 पाई आर से 2 पाई आर कट गया, तो क्या बचा, बी डी एल इक्वल टू म्यू नॉट आई। तो बी डॉट डी एल इक्वल टू म्यू नॉट आई। क्लियर है भाई मेरी बात? वीडियो पॉज करो, नोट डाउन कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं। नोट कर लिया? ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। अब हमें निकला है बी डॉट डी एल इक्वल टू किसके, म्यू नॉट आई के। तो अपन का फाइनल आ गया, दिस प्रूव द एम्पियर्स लॉ। दिस लॉ इज वैलिड फॉर एनी असेंबली ऑफ करंट एंड फॉर एनी आर्बिट्री क्लोज लूप। यानी किसी भी आर्बिट्री क्लोज लूप के लिए भी ये वाला जो लॉ है वो बिल्कुल फिट होता है। कौन सा लॉ, कि बी इक्वल्स टू बी डॉट डी एल इक्वल्स टू म्यू नॉट आई। तो इसे आपको याद रखना है। क्लियर है? किसी भी तरह का कोई भी डाउट हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी सजेशन हो, आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। मिलते हैं फिर अपन नेक्स्ट वीडियो में अपने नए कॉन्सेप्ट के साथ। थैंक यू सो मच।